गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद भाई, जय हिंद। राम राम बच्चे, राम राम। नरेशन क्लास के वीडियो में कुछ इश्यूज थे क्या बच्चे? क्या इश्यू थे बताओ। अपलोड नहीं हुआ क्या? राधे राधे बच्चे। अच्छा, प्रैक्टिस वीडियो हैड सम इशू, चलो उसे सही करवा देंगे। प्रैक्टिस वीडियो को हम सही करवा देते हैं। असल में होता है कि ना, नेट की स्पीड जब कम हो जाती है तो ये वीडियो अपलोड नहीं होता ऑटोमेटिकली, तो इसको फिर मैनुअली बाद में करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको सही करवा देंगे बच्चे। हम्म। चलिए, हम लोग नरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने डिस्कस किया नरेशन चेंज करना असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस का और एक्सक्लेमेटरी का। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का और असर्टिव सेंटेंसेस अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उनका नरेशन कैसे चेंज करते हैं। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करेंगे, ये आज हमें सीखना है। नरेशन का लेक्चर नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होगा बेटा, नरेशन की क्लास चल रही होगी। ठीक है, हाँ। वो जो कल प्रैक्टिस क्लास हमने ली थी ना एनकॉम प्रैक्टिस में, वो शायद नहीं अपलोड हुई थी। नरेशन का तो चल ही रहा होगा। देखो, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया स्टेटमेंट एक्सक्लेमेटरी हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो उसमें सेड जो वर्ब होती है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि एक्सक्लेमेशन अगर खुशी की वजह से हुआ तो विद जॉय लिख सकते हो, दुख की वजह से हुआ विद सॉरो लिख सकते हो, सरप्राइज की वजह से हुआ विद सरप्राइज लिख सकते हो। असल में होता क्या, एक्सक्लेमेशन जो होता है ना वो हमारी फीलिंग्स का सडन एक्सप्रेशन होता है। हमारी फीलिंग्स जो होती हैं उनका सडन एक्सप्रेशन जो होता है उसे हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो जिस फीलिंग की वजह से एक्सक्लेमेशन हुआ है अगर हम चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के मेन बात यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगी तो हम रिपोर्टिंग वर्ब जो साइड होती है उसको एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहां जाते हैं। यहां हमने लिखा ड्रॉप इंटरजेक्शन एंड मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशन। जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा ना तो उसमें एक तो इंटरजेक्शन यूज हो रहा होगा और उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हो रहा होगा और इंटरजेक्शन यूज हो रहा होगा। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे हुर्रे, अलास, ब्रेवो, वाओ। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना इन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो वो जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनको ड्रॉप कर देना है, उनको इनडायरेक्ट में नहीं लिखना है, और मार्क ऑफ इंटरोगेशन को भी ड्रॉप कर देना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं जब आप उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिख दोगे तो वो असर्टिव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, और एक्सक्लेमेटरी फॉर्म को चेंज इन करके असर्टिव फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, नरेशन का लेक्चर नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा, नहीं चल रहा है तो चलो मैं उसको सही करवा दूंगा बच्चा, सही करवा दूंगा, उसका ध्यान दें। देखिए भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। अगर कल वाली नरेशन की क्लास नहीं चल रही तो आप वरी मत करो, मैं उसको सही करवा दूंगा। ठीक है, आज आज रात तक आप देखना, सही हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो, द मैन सेड अलास आई हैव मिस द अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे जो हमने अलास वर्ड लिखा ना, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें फीलिंग ऑफ सॉरो एक्सप्रेस करनी हो, दुख। ठीक है, तो इसको जब हम नरेशन चेंज करेंगे तो लिखेंगे द मैन एक्सक्लेम्ड, द मैन एक्सक्लेम्ड। ठीक है, तो अलास को हमने एक्सक्लेम्ड कर, सैड को एक्सक्लेम्ड कर दिया। अच्छा, अलास जो है ना एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, इसको ड्रॉप कर देना, ये यूज नहीं होगा। ठीक है,
अब अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो विद सॉरो, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ सॉरो है, तो चाहो तो विद सॉरो लिख सकते हो, नहीं तो सॉरोफुली भी लिख सकते हो, और नहीं तो कुछ मत लिखना, ठीक है। लेकिन एक्सक्लेम्ड लिखना मैंडेटरी है, मतलब ये जरूर लिखना। तो हम लिखेंगे द मैन एक्सक्लेम्ड दैट। अभी दैट कंजंक्शन आ गया। आई जो है ना सब्जेक्ट बना के लिखना है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो आई को मैन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ही हो जाएगा। हैव मिस्ड प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड मिस्ड। द अपॉर्चुनिटी है तो द अपॉर्चुनिटी ही लिखा रहेगा, ठीक है। और ये जो लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को ड्रॉप करके उसकी जगह हमें फुल स्टॉप यूज करना है, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि इनडायरेक्ट सेंटेंस असर्टिव होते हैं उनको फुल स्टॉप यूज करना है, ठीक है। और जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनको ड्रॉप करके मतलब उनको ड्रॉप ही कर देना, उनको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब सैड वर्ब को एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है। नेक्स्ट में आ जाओ। द बॉयज सैड हुर्रे आवर टीम वॉन द मैच, ठीक है। तो हम लिखेंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड। अब चाहो तो अपना लिखो विथ सॉरो या सॉरोफुली, ठीक है। और चाहो तो उसको मत लिखो, केवल इतना लिखो द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। द बॉय, बॉयज लिखना, द बॉयज एक्सक्लेम्ड दैट। अब दैट के बाद ना हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आवर टीम, आवर टीम में जो हमने डिटर्मिनर लिखा है फर्स्ट पर्सन का है, तो हम सब्जेक्ट बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर टीम, देयर टीम, ठीक है। वन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड वन। द मैच नाउन है वैसा ही लिखा रहेगा, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। द विजिटर सेड वाओ इट्स रियली एन अमेजिंग थिंग। तो ये हो गया सरप्राइज। द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड, द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड। अब चाहो तो लिखो विद सरप्राइज या सरप्राइजिंगली, और चाहो तो उसे मत लिखो, ठीक है। द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड दैट, वाओ एक्सक्लेमेटरी वर्ड ड्रॉप हो जाएगा। इट जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इट लिखा रहेगा, इसकी जगह वॉज हो जाएगा। दैट इट वॉज एन अमेजिंग थिंग। अच्छा रियली भी लिखा है, इट वॉज रियली, इट वॉज रियली एन अमेजिंग थिंग, दैट इट वॉज रियली एन अमेजिंग थिंग। दोनों ऑप्शन कभी सही नहीं होते बच्चे, हमेशा ध्यान दो। ये मैं इसलिए बता देता हूं कि तुम मतलब ये भी लिखाओ वो भी लिखाओ तो समझ जाने दोनों सही हैं। अब तुमको अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दिए जाएंगे तो ऐसा होता नहीं है, दोनों सही दे देंगे तो मान लो बच्चा कैसे टिक करेगा। तो मैं ऑप्शंस अपनी तरफ से बताता हुआ चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दोनों बताए तो पेपर में भी दोनों आ जाएंगे। दोनों आ जाएंगे तो समझना कि फिर दिन खराब है उस दिन तुम्हारा। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए जिसके दो ऑप्शन आंसर सही हो सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो। एवरीवन सेड हाउ सिंपल दिस मेथड इज, दे सेड व्हाट अ मैच इट वाज, ठीक है। दे सेड टू हिम वेयर कैन दिस जॉय बी फाउंड। अब देखो कल हम पढ़ रहे थे ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो हाउ है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, विच है, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इंटरोगेशन के लिए पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के लिए। लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका यूज हमने क्वेश्चन पूछने के नहीं एक्सक्लेमेशन के लिए किया है। तो ये एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स हैं, ये एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। हाँ, हाउ सिंपल दिस मेथड इज, दे सेड व्हाट अ मैच इट वाज, ठीक है। और दे सेड टू हिम वेयर कैन दिस जॉय बी फाउंड। तो ये जो हमारे सेंटेंसेस लिखे ना ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हाउ का, व्हाट का या वेयर का यूज करेंगे ना, तो इन्हें कहा जाएगा इंटरजेक्शन, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इन्हें ड्रॉप कर देंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर हम हाउ को, व्हाट को और वेयर को एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे सेंटेंस में, तब तो हम इन्हें कंजंक्शन बना लेंगे इनडायरेक्ट बनाते टाइम, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, ये इंटरजेक्शंस हैं, एक्सक्लेमेशन के लिए यूज किए गए, तो इन्हें हमें ड्रॉप करना पड़ेगा।
जैसे हम हुर्रे को, वाओ को, ब्रेवो को ड्रॉप कर देते हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, एवरीवन एक्सक्लेम्ड, ठीक है, हाउ को ड्रॉप करके लिखना दैट, एवरीवन एक्सक्लेम्ड दैट, लिख दिया दैट। उसके बाद में अब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है दिस मेथड, तो दिस मेथड का हो जाएगा दैट मेथड, ठीक है। ये दैट कंजंक्शन है और ये दैट डिटर्मिनर है, मेथड नाउन के लिए यूज हो रहा है। दैट मेथड, इसका हो जाएगा वाज। अब देखो जो सिंपल एडजेक्टिव है ना, जिसके साथ हमने हाउ को यूज कर रखा था एज एन इंटरजेक्शन, वो हाउ तो ड्रॉप हो गया, तो हम हाउ की जगह ना अपने पास से एक वर्ड लिख देंगे वेरी, वेरी सिंपल। तो हाउ जो होता है वो एक्सक्लेमेशन के लिए एडवर्ब यूज हुआ था, लेकिन चूंकि वो एक्सक्लेमेशन के लिए यूज हुआ था तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस में लिख नहीं पाएंगे, तो हम हाउ को हटा के उसकी जगह वेरी एडवर्ब का यूज कर लेंगे। तो जो वेरी एडवर्ब है ना, वो इस सिंपल एडजेक्टिव को अब डिस्क्राइब करेगा हाउ की जगह। नेक्स्ट देखो, दे सेड, दे एक्सक्लेम्ड, ठीक है, दैट, ये वर्ड एक्सक्लेमेशन के लिए यूज हो रहे थे, हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब दैट कंजंक्शन आ गया, अब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है। तो इट आ गया पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वॉज आ जाएगा। अच्छा वॉज जो है ना, ध्यान से देना, ये पास्ट टेंस है, तो हम इसके जगह पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे हैड बीन, दैट इट हैड बीन, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैच है ना, इसके साथ हमने व्हाट का यूज कर रखा था, तो मैच को स्ट्रेस कर रहा था, मैच को व्हाट, लेकिन चूंकि वो एक्सक्लेमेटिव वर्ड था ना, तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वो असर्टिव सेंटेंस में यूज नहीं हो पाएगा। तो हमने उस वर्ड की जगह लिख देंगे ग्रेट, इट वॉज अ ग्रेट मैच। तो जब हम व्हाट और हाउ को ड्रॉप करते हैं ना, तो उसकी जगह ध्यान रखना, ये ग्रेट और वेरी जैसे वर्ड्स हमें अपने पास से लिखने पड़ते हैं। अब हमें पता कैसे चलता है कि वेरी लिखेंगे ग्रेट लिखेंगे, ये समझ लेना है, आसान बात है। जैसे सिंपल वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वेरी लिख दिया, क्योंकि वेरी एडवर्ब होता है, ठीक है। मैच वर्ड जो है नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने हमने ग्रेट लिख दिया, क्योंकि ग्रेट एडजेक्टिव होता है। तो जब ये हाउ और व्हाट वर्ड यूज होते हैं एक्सक्लेमेशन के लिए, तो आप इनको असर्टिव सेंटेंस में लिख नहीं पाओगे, तो ड्रॉप हो जाएंगे। तो जब ये ड्रॉप हो जाएंगे ना, तो इनकी जगह वेरी या ग्रेट का यूज कर लेना, ठीक। वेरी का यूज तब करना जब जिस वर्ड को डिस्क्राइब करना है वो एडजेक्टिव हो, जैसे सिंपल एडजेक्टिव था। ग्रेट का यूज तब करना जब जिस वर्ड को डिस्क्राइब करना हो वो नाउन हो, जैसे कि मैच नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ, दे सेड टू हिम वेयर कैन दिस जॉय बी फाउंड, उन्होंने कहा भाई ऐसी खुशी कहाँ मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी का मतलब वो खुशी उन्हें वहीं मिलेगी, कहीं और नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दे एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। दिस जॉय का हो जाएगा दैट जॉय, दैट जॉय, ठीक है। कैन का हो जाएगा कुड बी फाउंड। अब देखो ये जो वेयर था ना, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब था, ओ सॉरी एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब था, ठीक है। तो ये ड्रॉप हो गया, एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स तो हम असर्टिव में लिख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम लिख देंगे नो वेयर, दैट कुड बी, दैट जॉय कुड बी फाउंड नो वेयर। तो ये हो गया आंसर हमारा, दे एक्सक्लेम्ड दैट जॉय कुड बी फाउंड नो वेयर, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना कि जैसे व्हेन है, वेयर है, हाउ है, अगर हम इनका यूज एक्सक्लेमेशन के लिए करेंगे तो फिर ये इनडायरेक्ट सेंटेंस में ड्रॉप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इनका यूज इंटरोगेशन के लिए करेंगे तो हम इन्हें कंजंक्शन बना लेंगे, ठीक है। और वो इंटरोगेशन सेंटेंस वही होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, और एक्सक्लेमेटरी होते हैं जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन लिखाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक्सक्लेम्ड हिम भी लिखा था, एक मिनट ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अगर सेड टू हिम लिखा हुआ है ना, तो एक्सक्लेम्ड टू हिम लिख दो यहाँ पे, एक्सक्लेम भी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, ध्यान नहीं दिया टू हिम लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसको लिख दो एक्सक्लेम्ड टू हिम। सैड वर्ब है ना, उसको एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दो, और एक्सक्लेम भी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो जैसे सैड इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, सैड टू हिम लिखा था, वैसे एक्सक्लेम टू हिम लिख दो। नहीं, टू हिम को ड्रॉप नहीं करना बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया कि टू हिम लिखा हुआ है, उसको लिखो एक्सक्लेम टू हिम, दे एक्सक्लेम्ड टू हिम। उसके बाद ये सेंटेंस देखो,
द ओल्ड वुमेन सैड मे यू लिव लॉन्ग माई सन। इसका एक बार अपने आप चेंज करके देखो तो, इसको बच्चे अपने आप एक बार चेंज करने की कोशिश करो तो। देखो ये प्रेज नहीं है, ये है प्रे, प्रेड लिखो, प्रेड। हाँ देखो मैं समझाता हूँ। में जो है हमारा मॉडल, इसका यूज एक तो हम परमिशन के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, वो तो ये यूज हो नहीं रहा। पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं तो पॉसिबिलिटी की भी बात नहीं हो रही सेंटेंस में। यहाँ पे हम मे का यूज कर रहे हैं प्रेयर के लिए। जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं ना तो भी हम मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना, द ओल्ड वुमेन प्रेड, द ओल्ड वुमेन प्रेड दैट। तो यहाँ पे मे प्रेयर के लिए जो रहा है तो हम लिख देंगे द ओल्ड वुमेन प्रेड दैट, कि ओल्ड वुमेन ने प्रे किया। अच्छा, अब उसके बाद देखो दैट कंजंक्शन आ गया, हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू का मतलब है ओल्ड वुमेन का लिसनर, जिससे भी इसने कहा होगा ओल्ड वुमेन ने। अब यहाँ पे देखें रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर तो मेंशन है नहीं कि किससे कहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है पॉजिटिव केस में माई सन। तो इसका मतलब ओल्ड वुमेन ने ये बात अपने बेटे से कही है, तो यहाँ पे लिख दो हर सन। यू को हमने ऐसे चेंज कर दिया हर सन, ठीक है, दैट हर सन। बाकी तो पता ही है, मे का माइट हो जाएगा और लिव लॉन्ग ही रहेगा। तो ये हो जाएगा द ओल्ड वुमेन प्रेड दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग। बेटा ये ब्लेसिंग नहीं है, ये प्रेयर है, ठीक है। हाँ ये गॉड से की गई प्रेयर है कि उसका बेटा जिंदा रहे। मे लिव लॉन्ग से समझ में नहीं आ रहा है, प्रेयर है, ठीक है। ठीक है, एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ध्यान रखना। इस तरीके की जो प्रेयर है ना, जैसे ये है, इस तरीके की प्रेयर गॉड से की जाती है। तो अगर यहाँ पे कभी टू गॉड लिखा हो और नहीं लिखा हो तो उसके चक्कर में मत पड़ना, वो सही है, लिखा है तो भी सही है, नहीं लिखा है तो भी सही है। अब जैसे यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ये तो पता है कि ना इस महिला ने ये प्रेयर किसी से की होगी। अब हमें पता है ये प्रेयर किसी आम आदमी से तो की नहीं जा सकती, क्योंकि कोई आम आदमी तो उसके बेटे की लाइफ लॉन्ग कर नहीं सकता। तो ये गॉड से प्रेयर की जाती है, ईश्वर से की जाती है। तो अगर यहाँ पे टू गॉड लिखा हो तो भी ठीक है, ना लिखा हो तो भी ठीक है। द ओल्ड वुमन प्रेड टू गॉड दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरीवन सेड टू हिम थैंक्स फॉर योर हेल्प। अब यहाँ पे देखो, ये जो थैंक्स हमने यूज किया ना, एज ए नाउन यूज कर लिया, लेकिन हमें पता है कि थैंक वर्ब भी होती है, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है थैंक। तो इसको ऐसे लिख दो, एवरीवन, एवरीवन सेड टू है ना, उसको थैंक में चेंज कर दो, एवरीवन थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प। एवरीवन थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प, ये लो आंसर हो गया, एवरीवन थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना कि जैसे यहाँ पे थैंक्स नाउन यूज हो रहा है तो हम इस सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने वेलकम को एज एन एडजेक्टिव यूज किया है, तो हम इस सेट टू वर्ब को ना वेलकम से रिप्लेस कर देंगे। हम इसे ऐसे लिख देंगे, द होस्ट वेलकम्ड हिज गेस्ट्स, द होस्ट वेलकम्ड हिज गेस्ट्स, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे लिखा होता है कॉन्ग्रेट्स, द होस्ट सेड टू हिज गेस्ट कॉन्ग्रेट्स, तो हम लिख देते हैं द होस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज गेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वेलकम लिखा था तो हमने वेलकम्ड वर्ब यूज कर ली, थैंक्स लिखा था तो थैंक्ड वर्ब यूज कर ली। इस तरीके से बातें ध्यान रखना, ठीक है। और देखो नेक्स्ट हमने लिखा, द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
अब देखो, ये विश है, जैसे हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी एनिवर्सरी है, हैप्पी जर्नी है, ठीक है, ये विशेज हैं, हैप्पी न्यू ईयर है, ये सब विशेज होती हैं। तो यहाँ पे साइड टू रिपोर्टिंग वर्ब को विश से चेंज कर देना है, यहाँ पे लिखना है द मैन विश्ड हिज फ्रेंड। द मैन विश्ड हिज फ्रेंड, व्हाट डिड ही विश, क्या उसने विश किया अपने फ्रेंड को, तो आंसर आ जाएगा हैप्पी बर्थडे। द मैन विश्ड हिज फ्रेंड हैप्पी बर्थडे, तो ये हमारा आंसर हो गया, द मैन विश्ड हिज फ्रेंड हैप्पी बर्थडे। ठीक है, नेक्स्ट में जाओ। मोहन सैड गुड मॉर्निंग अंकल। अब देखिए, जैसे कोई पर्सन हमें कहीं मिल गया तो हमने आदर सत्कार में उसको नमस्कार किया या वेलकम किया या गुड मॉर्निंग किया, तो ये सब ग्रीटिंग्स होती हैं। ग्रीटिंग का मतलब होता है किसी को अभिवादन, रिस्पेक्ट शो करना, ठीक है। तो जो गुड मॉर्निंग अंकल हमने लिखा ना, इसमें सैड वर्ब को लिखना ग्रीटेड। मोहन ग्रीटेड हिज अंकल, मोहन ने अपने अंकल को ग्रीट किया, मोहन ग्रीटेड हिज अंकल, ठीक है। नाउ हाउ डिड ही ग्रीट, कैसे उसने ग्रीट किया। ग्रीट करने का तरीका मतलब जैसे हमने किसी पर्सन को लेकर अपना जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट शो करना है, तो हम कैसे अपना रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करेंगे, नमस्कार करके, हैंडशेक करके, कुछ मतलब ऑफर करके, बुके वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे इसने गुड मॉर्निंग कह के मतलब फिलहाल में अपने अंकल को ग्रीट किया, तो हम ऐसे लिख देंगे मोहन ग्रीटेड इज अंकल बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। मोहन ग्रीटेड इज अंकल बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। कई बार ये बाई नहीं भी लिखा होता है, तो इसके चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मोहन ग्रीटेड हिज अंकल बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। अलग अलग तरीके होते हैं ना ग्रीट करने के। जैसे गांव देहात में लोग होते हैं जो पान पुड़िया खिला के ग्रीट करते हैं, ठीक है, रजनीगंधा खिला दी उसको, पान पराग खिला दी, ठीक है, तो वो ग्रीटिंग का तरीका हो गया। घर पे कोई आया तो हमने उसको चाय नाश्ता करा के ग्रीट कर लिया। बाहर कोई पर्सन हमें मिला तो हमने उसको बुके वगैरह, मतलब किसी को वेलकम किया, बुके वगैरह से कर दिया। तो यहाँ पे लिख दो बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। फिर आगे नेक्स्ट, दे सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसको सिंपली लिख दो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम बाय शेकिंग हैंड, ठीक है, बाय शेकिंग हैंड लिख दो, बाय टचिंग फीट लिख दो, उसको लिख दो मोहन ग्रीटेड हिज अंकल बाय टचिंग हिज फीट। मतलब जो भी मेथड है ना उसको बाय प्रिपोजिशन के साथ लिख दो। बाय प्रिपोजिशन ना मेथड की प्रिपोजिशन होती है, आर्टिकल में पढ़ा था ना हमने, तो उसको लिख दो बाय टचिंग हिज फीट। तो ये इस तरीके के रहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वगैरह, इनको देख लेना। अब आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे, कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए, जैसे कि तुम सारे लोग जानते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो ऑर्डर वाइज रिक्वेस्ट होते हैं। मतलब हमने किसी को कुछ ऑर्डर किया, एडवाइस किया, रिक्वेस्ट किया, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मान लो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस होगी, ठीक, तो जब हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड टू, उसको हम ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। हमें लगेगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है एक ऑर्डर है, तो हम सेड टू को ऑर्डर कर देंगे। हमें लगेगा जो इंपेरेटिव जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो रिक्वेस्ट है, तो हम उसको रिक्वेस्टेड कर देंगे, मतलब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब लिखी होती है ना उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर देना है। इन्फिनेटिव में क्यों चेंज कर देना है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन उसमें कंजंक्शन दैट वगैरह का यूज नहीं करना है। जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको, उसकी वर्ब को इंपेरेटिव बना, इन्फिनेटिव बना देना है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा, द मैनेजर सेड टू द सर्वेंट क्लीन ऑल दिस प्लेट्स, तो ये ऑर्डर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द मैनेजर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक है, यहां तक आगे। द मैनेजर सेड टू द सर्वेंट है ना, इसको हमने लिख दिया द मैनेजर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक। अब एक चीज समझना ध्यान से,
ये जो क्लीन ऑल द प्लेट्स हमने लिखा है ना, इसमें ये जो वर्ब है क्लीन, ये इंपेरेटिव मूड की वर्ब है। और हमें पता है कि जो इंपेरेटिव मूड की वर्ब्स होते हैं उनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, क्योंकि इंपेरेटिव का मतलब ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट होता है। तो ये जो क्लीन वर्ब हमने लिखे ना, इसका सब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट है ना वो लिसनर है, यू। ठीक है। और हमें पता है लिसनर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये जो क्लीन वर्ब हमने यहाँ पे लिखी है, इसका सब्जेक्ट है लिसनर। ठीक है। अच्छा, और लिसनर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट ये सर्वेंट ही है, कोई और नहीं है। तो उसके लिए कोई हमें अलग से क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कंजंक्शन लिखें, नई क्लॉज, नई फ्रेज लिखें, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस क्लीन वर्ब को इन्फिनेटिव बना के सर्वेंट के साथ में लिख दो, क्योंकि ये सर्वेंट ही इस क्लीन वर्ब का डूअर है। तो हम इसको सीधे ऐसे लिख देंगे, टू क्लीन दोज प्लेट्स। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जब उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना, तो जो इंपेरेटिव मोड में लिखी गई वर्ब होती है उसको इन्फिनेटिव बना दिया करो। इन्फिनेटिव हम इसीलिए बना देते हैं क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, वही उस इन्फिनेटिव वाली वर्ब का सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स कीप अप दैट वॉक्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स। अभी जो इन्फिनिट, जो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा ना, कीप ऑफ दैट बॉक्स, उसको इन्फिनिटिव बना दो, टू कीप ऑफ दैट बॉक्स। ऑल ड्रॉप हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ड्रॉप नहीं होगा बच्चे, लिखना पड़ेगा। ऑल दोज प्लेट्स लिखो, गलती से ध्यान नहीं दिया होगा उसको, तो लिखो। सर्वेंट नहीं लिखा होता, कुछ सोच लिया करो, खोपड़ी यूज कर लिया करो तुम लोग। क्यों नहीं लिखा होगा सर्वेंट? भाई मान लो आप किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट दोगे, तो जब तक बताओगे नहीं ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट किसे दिया गया, तो कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे? ठीक है। अगला देखो, बच्चे हमारे इतना पूछते हैं, बस सोचते नहीं है। खैर, अब तो चलो सिलेबस खत्म में आने में होने पे आ गया, अब तो कौन सोचेगा, क्या सोचेगा। देखो, मैं आज आखिरी बार कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे में कोई गुंजाइश बची हो सुधार होने की, तो फिर मतलब इस बात को समझना है एंड टेक इट सीरियसली। ठीक है। जब कभी तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है ना, कभी कोई क्वेश्चन है, तो उसको सोचा करो, उसको जानने की कोशिश क्या करो, उसको खोजने की कोशिश क्या करो। ये असली लर्नर की पहचान होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट दैट ट्रू लर्नर्स हैव। ये ट्रू लर्नर्स में होता है कि जब उन्हें कोई चीज डाउट करते हैं ना, तो उसको सोचते हैं, खोजते हैं, अब फिर वो चीजें मतलब सीख जाते हैं। तो वो जो होता है ना, वो फर्स्ट हैंड लर्निंग होती है, मतलब वो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है लर्निंग का। लेकिन हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जैसे उनके दिमाग में कोई डाउट आया, वैसे उनका मुंह खुलता है, उनका दिमाग नहीं चलता, उनका तुरंत मुंह खुलता है। ठीक है। पूछना पूछना पूछना, अरे सोचो तो सही, इतने बेसिक सीख चुके हो, इतनी बातें जान चुके हो, अब इनकी मदद से अगर तुम चाहोगे तो बहुत नई नई चीजें अपने आप डिस्कवर कर सकते हो, अपने आप इन्वेंट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेंटली अपने को उस तरीके के लिए तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दिमाग पे जोर ज्यादा देना पड़ेगा, मुंह पे कम देना पड़ेगा। लेकिन खैर, ये बातें हैं, बातों का क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शी सेड टू देम प्लीज मेक दिस करेक्शंस इन इट। ठीक है, तो हमने लिखा शी, प्लीज लिखा ना, तो रिक्वेस्ट से ध्यान रखना, प्लीज काइंडली जब भी लिखा होगा ना तो रिक्वेस्ट होगा। तो लिखो शी रिक्वेस्टेड देम। ठीक है। प्लीज ड्रॉप हो गया, रिक्वेस्टेड आ गया ना, तो प्लीज ड्रॉप हो गया। वैसे भी ध्यान देना है, प्लीज का यूज हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन में करते हैं, इनडायरेक्ट में इसका यूज भी नहीं हो सकता, तो हमने प्लीज को ड्रॉप कर दिया। शी रिक्वेस्टेड देम टू मेक दोज करेक्शंस इन इट। ठीक है। सेकंड में दोज, कहाँ दोज लिखोगे? दैट की जगह दोज लिख दोगे, दोज प्लूरल के लिए यूज होता है, बॉक्स सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट देखो। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक एनीमोर।
एडवाइस है तो देखो हमने लिखा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब देखो अभी तक हम इन्फिनेटिव लिख रहे थे, लेकिन इस बार ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, ये नेगेटिव है, डोंट लिखा ना, तो नेगेटिव इन्फिनेटिव लिखना, नॉट टू स्मोक एनीमोर। तो अगर लगे कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें नॉट लिख देना इन्फिनेटिव से पहले। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक एनीमोर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना, एक इंग्लिश में वर्ब होती है, हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ा था इसे, फॉरबिड। फॉरबिड का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए मना करें कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है। और इसकी फॉर्म्स ये होती हैं, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। तो कई बार ऐसा होता है ये फॉरवर्ड वर्ब यूज हो जाती है इस तरीके की सिचुएशन में जहां पर कोई नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हो, तो चाहे तो ना हम इसे ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं, द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, जब फॉरबिड लिख दोगे ना तो फिर नॉट टू मत लिखना, फिर टू स्मोक लिखना, टू स्मोक एनीमोर। क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है, तो फॉरवर्ड लिख देने से पता चल जाएगा कि ये काम करने के लिए नहीं, नहीं करने के लिए कहा गया है, तो लिखना टू स्मोक। द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू स्मोक एनीमोर, ठीक है। तो फॉरबिड, अगर मान लो कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो उसमें हम फॉरबिड वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान देना कि जब फॉरबिड का यूज कर लोगे तो इन्फिनेटिव को फिर नेगेटिव मत बनाना, क्योंकि फॉरबिड लिख देने से पता चल जाता है कि उस काम के लिए मना किया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड, ठीक। अब इन दोनों सेंटेंस में एक चीज ध्यान से देखना, ये जो हमने बॉयज लिखा है और ये बॉयज लिखा है, इनमें डिफरेंस है। ये बॉयज है सब्जेक्ट, वर्क हार्ड है इसका प्रेडिकेट, ठीक है। और ये सेंटेंस है असर्टिव, कि हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि वे बॉयज जो हैं वो मेहनत करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बॉयज के साथ ना हमने कॉमा लगा दिया, तो कॉमा लगा देने का मतलब बॉयज हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा, ये हो गया वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब कोई ऐसा नाउन प्रोनाउन जिससे कोई बात कही जा रही है, तो बॉयज हमारे लिसनर हो गए। अच्छा, वर्क हार्ड इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ये वर्क हार्ड एडवाइस हो गया ना, तो ये सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इंपेरेटिव और असर्टिव का जो डिफरेंस है ना, वो इस कॉमा से मेंटेन हो रहा है, इस कॉमा से। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, बॉयज वर्क हार्ड। कॉमा लगा देंगे तो इंपेरेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि इसको तो हमें चेंज करना है इंपेरेटिव वाले तरीके से, इसको चेंज करना है असर्टिव वाले तरीके से। असर्टिव का मतलब देखो क्या है, द मैन सेड दैट बॉयज वर्कड हार्ड, ठीक है। द मैन सेड दैट बॉयज वर्कड हार्ड, इसका तो आंसर ही हो गया। अच्छा, इसको इंपेरेटिव के तरीके से चेंज करना है, तो इसमें लिखना है द मैन ऑर्डर्ड या एडवाइज, कुछ भी लिख सकते हो, एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड। द मैन एडवाइज द बॉयज टू वर्क हार्ड। बॉयज वर्क हार्ड मत लिखो, सिक्स में बॉयज वर्कड हार्ड लिखो, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ठीक है। बॉयज वर्कड हार्ड, हाँ वर्कड हार्ड लिखो, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। सेवंथ एट्थ नाइन्थ, चलो। अब देखो हमने लिखा द मैन सेड टू हिज सन ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है,
द मैन advised his son to brush his teeth twice a day. ठीक है, ये ऐसे चेंज हो गया सीधा। द मैन एडवाइज हिज सन टू ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ये हो गया। खैर, अब एक सिचुएशन और देखना। अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई ये सबसे आसान और कॉमन तरीका यही होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का असर्टिव बनाने का, कि जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस की वर्ब होती है ना, इंपेरेटिव वर्ब होती है, उसको सीधा इन्फिनिटिव बना दो। इन्फिनिटिव के साथ हमने लिख दिया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको दैट क्लॉज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, हालांकि उसके लिए थोड़े चेंजेस ज्यादा करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम चाहें ना तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैन एडवाइज्ड हिज सन दैट he should brush his teeth twice a day। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, ये इन्फिनिटिव फ्रेज हमने लिखी, टू ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, अगर हम चाहें ना तो इसको दैट क्लॉज में भी चेंज करके लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, एक दैट कंजंक्शन लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना पड़ेगा। अब ये जो सन है, इसके लिए हम प्रोनाउन ही यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, टू ब्रश ये जो है ये एडवाइस है, एडवाइस के लिए मॉडल शुड यूज होता है, तो हम शुड ब्रश लिख देंगे, दैट ही शुड ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं, द मैन द मैन एडवाइज्ड हिज सन दैट ही ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रश लिखा, ब्रशेज नहीं लिखा, ब्रश्ड भी नहीं लिखा। तो ये समझ लेना, ये जो हमने शुड ब्रश लिखा ना, इसी को अगर हम चाहें तो केवल ब्रश लिख के भी काम चला सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे सिंपल वर्ब की बेस फॉर्म ब्रश लिखेंगे ना, तो ध्यान देना, इंडिकेटिव मूड नहीं, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब है। और हमने क्यों प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज किया, तुम समझ गए होगे। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये इनडायरेक्ट एडवाइस है। तो जो मूड चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना, मूड का फंडामेंटल में वीडियो दे रखा है आप लोगों को, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, तो उसमें भी ये बात समझाई गई होगी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जिनमें हम किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हैं, इनको जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे सबसे कॉमन तरीका हम ये यूज करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस वाली वर्ब को हम इन्फिनिटिव बना के लिख देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको दैट क्लॉज में भी चेंज करके लिख सकते हैं, दैट क्लॉज में। ठीक है, बस ध्यान क्या होगा, जब दैट क्लॉज लिखोगे ना, तो वहां पे या तो शुड मॉडल लिखना पड़ेगा, और अगर शुड मॉडल नहीं लिखोगे तो वर्ब की प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बेस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब बस जल्दी से ये बताओ, क्या ये हमने मूड चैप्टर में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया या नहीं? यस और नो बताओ, यस या नो करके ये बताओ कि क्या हमने ये पहले डिस्कस किया है या नहीं। किया ना, चलो बढ़िया। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, जो यस कह रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने रिवाइज कर लिया, इनको रिकॉल हो गया कि हाँ भाई क्या कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से हमने ब्रश लिखा है। ठीक है, हाँ किया ना। और जिनको नहीं समझ में आएगा, वो फंडामेंटल्स में मूड वीडियो दे रखा है, मूड, ठीक है, उसको देखना, तो वो भी समझ जाएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। चलो, एक मिनट एक मिनट, अभी तो बच्चे थे यहाँ पे। देखो, जैसे हमने लिखा द प्रिंसिपल साइड टू द पीएन लेट दिस बॉयज गो नाउ, तो ये ऑर्डर है, तो हम लिख देंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज, ऑर्डर द पीएन, सॉरी, ऑर्डर द पीएन, लिख दिया ऑर्डर द पीएन। चलो, अब इसके आगे की कहानी समझना क्या है। ये जो हमने लेट लिखा है ना, लेट का यूज हम करते हैं डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट में, मतलब जो हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये हमने, तुम्हें अब तक ध्यान रह गया तो हमने वॉइस में भी पढ़ा था कि लेट का यूज ना हम डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट में करते हैं। अब जब इंपेरेटिव सेंटेंस बना दोगे, इसको जब इनडायरेक्ट बना दोगे ना, तो ये डायरेक्ट नहीं रहेगा,
तो चूंकि डायरेक्ट नहीं रहेगा तो लेट का यूज मत करना। फिर हमने वॉइस में पढ़ा था कि लेट का अगर हम यूज नहीं करेंगे तो लेट का सब्स्टिट्यूट होता है शुड बी अलाउड। ये सब वॉइस में हमने पढ़ा था कि लेट का पैसिव होता है शुड बी अलाउड। ठीक है। लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में किया जाता है ना। अब जब इनडायरेक्ट बना दोगे तो ये पूरा असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, इसमें लेट का यूज होगा नहीं, तो उसकी जगह में शुड बी अलाउड यूज करना पड़ेगा। तो जब हम शुड बी अलाउड यूज करेंगे तो होगा क्या, जो लेट का ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे कंजंक्शन लिखो दैट, ठीक है। फिर लेट का जो ऑब्जेक्ट है दिस बॉयज, इसको दोज बॉयज लिख दो, ठीक है। और लेट की जगह लिख दो शुड बी अलाउड, शुड बी अलाउड टू गो देन, ये आंसर। तो लिखो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन दैट दोज बॉयज शुड बी अलाउड टू गो देन। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, पूरी बात समझना। ये जिन बच्चों ने यहाँ पे टू लेट लिख के सही कर लिया ना, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पीएन टू लेट दोज बॉयज गो देन, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि लेट का यूज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं जब हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट करें, ठीक है। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट बना दोगे तो सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं रहेगा, तो लेट को ड्रॉप कर देना। अच्छा, लेट का सब्स्टिट्यूट हमने वॉइस में पढ़ा था कि शुड बी अलाउड होता है, लेकिन शुड बी अलाउड चूंकि पैसिव होता है, तो जब लेट की जगह शुड बी अलाउड यूज करोगे तो जो लेट का ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लेट का ऑब्जेक्ट दिस बॉयज है, यही सब्जेक्ट बन जाएगा दिस बॉयज, और लेट की फॉर्म शुड बी अलाउड उसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। चलो, अब इसका अपने आप चेंज करो। मोहन सेड टू देम लेट मी फिनिश दिस वर्क। मोहन सेड टू देम लेट मी फिनिश दिस वर्क। करो चेंज। हाँ देखो, इसको हम लिखेंगे मोहन रिक्वेस्टेड देम, यहां तक लिख दे मोहन रिक्वेस्टेड देम। अब जैसे दैट कंजंक्शन टू लेट है तो लिख दो, ठीक है। लेकिन फिर टू लेट तो हमने पढ़ लिया कि लेट का यूज तो हम करते हैं डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब ये सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बना दोगे तो इंपेरेटिव तो रहेगा नहीं, तो इंपेरेटिव रहेगा नहीं तो दैट को यूज मत करना, मतलब लेट को यूज मत करना। लेट की जगह लिखना शुड बी अलाउड। लेकिन जब शुड बी अलाउड लिखोगे ना तो ये जो लेट का ऑब्जेक्ट मी है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आई हो जाएगा, आई शुड बी अलाउड, ठीक है। टू फिनिश दैट वर्क, टू फिनिश दैट वर्क, ये आंसर है। लेकिन लेकिन ठीक है, हाँ, फिर भी इन्फिनेटिव ही लिखना पड़ेगा। तो इन्फिनेटिव मत लिखा करो, जब मैं मना कर रहा हूं तो क्यों लिखोगे। अब देखो एक चीज यहां पे समझना, अब यहां पे हमने लिखा शुड बी अलाउड, यहां पे हमने लिखा शुड बी अलाउड, लेकिन जो शुड होता है ना इसका यूज हम ऑर्डर और एडवाइस के लिए करते हैं, ऑर्डर एडवाइस के लिए। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट लिखा है, ये रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम शुड का यूज नहीं करते, रिक्वेस्ट के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो पास्ट टेंस में मे की जगह आ जाएगा माइट। तो ये जैसे हमने पढ़ा ना कि लेट का मतलब शुड बी अलाउड होता है, लेकिन लेट की जगह हम शुड बी अलाउड तभी लिखते हैं जब लेट का यूज ऑर्डर के लिए एडवाइस के लिए किया जा रहा हो। अगर लेट का यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जाए तो फिर हमें वहां पे माइट या मे लिखना चाहिए। तो ये ध्यान देना। तो इसमें ना शुड की जगह माइट लिखना, मोहन रिक्वेस्टेड देम दैट आई माइट बी, आई क्यों लिख दिया, ही लिखना चाहिए। मी फर्स्ट पर्सन है, मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही माइट बी अलाउड टू फिनिश दैट वर्क। मोहन रिक्वेस्टेड दैट देम दैट ही माइट बी अलाउड टू फिनिश दैट वर्क। तो अगर तुम्हें लगे कि लेट का यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जा रहा है, ठीक है, तब तो उसमें लिखना लेट की जगह मे बी अलाउड या माइट बी अलाउड। पास्ट होगा तो माइट बी अलाउड लिख देना, प्रेजेंट होगा तो मे बी अलाउड लिख देना, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि लेट का यूज ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए किया जा रहा है या सजेशन के लिए किया जा रहा है तो शुड लिखना, ठीक है। अब जैसे प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया पेन को तो हमने शुड यूज कर लिया, लेकिन ये पर्सन ना उन्हें ऑर्डर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर इसकी हैसियत ऑर्डर करने की होती ना उन्हें, तो वो इसे रिक्वेस्ट मतलब इसे काम करते हुए डिस्टर्ब नहीं कर पाते। तो अगर वो इसे काम करते हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं ना तो इसका मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर रिक्वेस्ट कर रहा है ना तो यहाँ पे मे या माइट का यूज करो, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए मे नहीं लिख सकते, तुमने माइट लिख दिया, ठीक है।
नेक्स्ट पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन लो, चेंज करो वॉइस। 10th क्वेश्चन लिखा तुम्हारे लिए, अपने आप चेंज करो। 10th क्वेश्चन का वॉइस नरेशन अपने आप चेंज करो बच्चों। शी said to her friend, let's go home now। आंसर लिखो बेटा इसका। she said to her friend, let's go home now। she suggested her friend to go home। to go home मत लिखो, to go नहीं लिख सकते बच्चे। गेसिंग कर रहे हो, कोई नहीं बच्चे। देखो यहाँ पे समझना, एक मैं छोटी सी बात तुम्हें समझाता हूँ। जब भी हम यहाँ पे लेट्स लिखते हैं ना, तो ये हमेशा सजेशन होता है, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब हम लेट्स लिखते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट स्पीकर और लिसनर दोनों होते हैं। ठीक है। जब हम लेट लिखते हैं तो सब्जेक्ट केवल यू होता है। मान लो जैसे मैंने लिखा, शी said to her friend, she said to her friend, let him go। ठीक है। तो जैसे ये जो हमने लेट लिखा ना, इसका सब्जेक्ट होता है यू। यू का मतलब होता है लिसनर। तो जब हम लेट लिखते हैं तो इसका सब्जेक्ट केवल लिसनर होता है, मतलब ये फ्रेंड है केवल सब्जेक्ट। लेकिन जब हम लेट्स लिखते हैं तो लेट्स का मतलब होता है हम दोनों। दोनों का मतलब जो स्पीकर है वो भी और जो लिसनर है वो भी। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना। एक तो ये कि जब हम लेट्स लिखते हैं तो वो हमेशा सजेशन होता है, लेट्स गो होम, लेट्स वर्क हार्ड, लेट्स वॉच अ मूवी, तो ये सजेशंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब हम लेट्स लिखते हैं तो वहां पे वर्ब जो लेट्स होते हैं ना, उसका सब्जेक्ट केवल स्पीकर लिसनर नहीं होता, उसका सब्जेक्ट स्पीकर और लिसनर दोनों ही होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब तो हमने लिखा शी सजेस्टेड टू हर फ्रेंड, शी सजेस्टेड टू हर फ्रेंड दैट। ठीक है। अब ये जो दैट हमने लिखा ना, कंजंक्शन है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखने हैं। अब यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट जो होता है ना वो हमेशा वी होता है, लेट्स में सब्जेक्ट हमेशा वी होता है, लेट में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। अब ये वी फर्स्ट पर्सन है, इसको हमें चेंज करना है सी के अकॉर्डिंग। सी है थर्ड पर्सन। अच्छा, सी के साथ में सी का फ्रेंड, हर फ्रेंड भी इंक्लूडेड है, तो हम इन दोनों के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन जाएगा दे। अच्छा, सजेशन के लिए मॉडल शुड यूज होता है, तो हम लिख देंगे शुड, दैट दे शुड गो होम देन, दैट दे शुड गो होम देन। तो ये आंसर हो गया। एडवाइस बच्चे हम दूसरे को देते हैं, जब कोई दूसरे को कोई काम करना हो ना तो हम उसे एडवाइस करते हैं। लेकिन लेट्स लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसमें हम खुद भी इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पे एडवाइस नहीं, सजेस्टर लिखो। शी सजेस्टेड टू हर फ्रेंड। ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें देखना। अभी तक जितनी हमने रिपोर्टिंग वर्ब्स लिखे थे ना, उनके साथ हमने टू नहीं लिखा था। इस बार हमने सजेस्टेड के साथ में टू लिखा। जैसे हमने ऑर्डर लिखा था, एडवाइस लिखा था, ठीक है, रिक्वेस्टेड लिखा था, थैंक्ड लिखा था, वेलकम्ड लिखा था, विश्ड लिखा था, ग्रेटेड लिखा था, तो उनके साथ हमने टू नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्टेड के साथ में टू लिखना पड़ गया। तो ये अपना अलग से ध्यान रखना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ध्यान रखना सजेस्टेड जो वर्ब होती है इसके साथ में टू प्रेपोजिशन लिखा करो। ठीक है। मैं ये बातें तुम्हें और समझाऊंगा अभी डिटेल में, लेकिन एक क्वेश्चन तब तक लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, इसका मुझे नरेशन चेंज करके दिखाना। ही सेड टू मी, लेट्स वॉच अ मूवी। चलो, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट्स वॉच अ मूवी। चेंज करो नरेशन, नरेशन चेंज करो।
he said to me, let's watch a movie. हितेश दत्त बेटा सही लाइन पे हो, बिल्कुल सही लाइन पे हो। हाँ देखो, ही सजेस्टेड टू मी दैट। अभी जो दैट कंजंक्शन है ना, इसके बाद जो हमें सब्जेक्ट लिखना है, ध्यान देना वो सब्जेक्ट इज ही, और इसके इस लिसनर मी के लिए यूज होगा। देखो होता क्या, हमने कहा कि जब हम लेट्स लिखते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पीकर और लिसनर दोनों होते हैं। तो मतलब इस दैट के बाद जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना, वो सब्जेक्ट एक ऐसा प्रोनाउन होना चाहिए जो ही और मी दोनों को रेफर करे। अच्छा, ही है थर्ड पर्सन, मी है फर्स्ट पर्सन। तो हमने पढ़ा कि अगर कोई भी मतलब ऐसा डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस होंगे जिनमें फर्स्ट पर्सन इंक्लूडेड होगा, तो उनका कॉमन प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही लिखा जाएगा। तो ही और मी के लिए अगर हमें एक प्रोनाउन लिखना पड़ेगा ना, तो दे नहीं बेटा, वी लिखना पड़ेगा, वी, दैट वी। बाकी तो सजेशन के लिए शुड यूज होता है, तो वही शुड लिख दो। तो इसका ये हो जाएगा आंसर, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड वॉच अ मूवी। दे नहीं बेटा, वी हो जाएगा, वी। ही और मी जो है ना, ही थर्ड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो इनके लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करोगे तो फर्स्ट पर्सन का वी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिखा था शी, वो थर्ड पर्सन थी, हर फ्रेंड भी थर्ड पर्सन था, तो इनका कॉमन प्रोनाउन हो गया दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ही और मी है, तो इनका कॉमन प्रोनाउन हो जाएगा वी, ठीक है। चल, खैर, अभी जो सजेस्टेड हमने टू लिखा ना, इसको मैं थोड़ा सा भी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये फोर एग्जांपल्स हैं, जरा एक बार बताओगे ये सही है गलत है? मतलब ए बी सी डी, ये जो फोर एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, जरा एक बार ये बताओगे ये सेंटेंसेस सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, और अगर गलत हैं तो इनमें क्या करेक्शन करें। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो हमने इन्फॉर्म्ड लिखी है, रिपोर्ट लिखी है, वेलकम लिखी है, और अपोलोजाइज लिखी है, सबसे पहले ये ध्यान देना, ये सारी वर्ब्स कम्युनिकेशन की वर्ब्स हैं, ये हैं वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब समझते हैं, जैसे किसी से कुछ लिखकर बोलना, किसी से कुछ कहकर बोलना, मतलब बोलकर किसी को कुछ कहना या लिखकर किसी को कुछ बताना, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्म करना, रिपोर्ट करना, वेलकम करना, अपोलोजाइज करना, ठीक है। अब कुछ वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिनके साथ हमें टू लिखना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं लिखना पड़ता है। इन्फॉर्म ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके साथ टू मत लिखो, ये हिज फ्रेंड डायरेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके साथ में टू प्रेपोजिशन लिख दो। तो इसमें लिखो ही शुड रिपोर्ट टू द सुपरिंटेंडेंट इमीडिएटली, और इसमें लिखो द मैन इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, ठीक है। वेलकम ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, प्रीपोजिशन मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो दे विल वेलकम द गेस्ट। अच्छा, अपोलोजाइज इन ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में प्रीपोजिशन लिख दो टू, ठीक है। द शॉपकीपर अपोलोजाइज टू हिज कस्टमर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दो ऐसे हमारी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, इनफॉर्म और वेलकम, जो कि ट्रांसिटिव है। इनके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, प्रीपोजिशन नहीं लिखी, टू गलत हो गया, ठीक है, मतलब टू का लिखना गलत हो गया। अच्छा, ये दो ऐसी वर्ब में रिपोर्ट और अपोलोजाइज, इनके साथ हमने टू लिखा था तो वो मतलब नहीं लिखा था, वो गलत हो गया। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ कि कुछ ऐसी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में अगर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो टू प्रेपोजिशन लिखना, कुछ ऐसी होती है जिनके साथ नहीं लिखना। अच्छा, ये पेपर में आती हैं, दोनों टाइप की आती हैं। और ये वर्ब्स जो तुम्हें अभी मैं समझाऊंगा, ये वर्ब्स ऐसा नहीं केवल तुम्हें नरेशन के क्वेश्चंस में ही मदद करेंगी गलतियां दूर करने में, ये तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कॉमन एरर्स हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हैं, क्लोजेस हैं, उनमें भी मिस्टेक्स मतलब दूर करने में मतलब हेल्प करेंगी। देखो, यहां से समझना, पहले मैं बता देता हूं, ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ तुम्हें टू नहीं लिखना है, और ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ तुम्हें टू लिखना है। मतलब
अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले समझ लो। ठीक है, टेल, आस्क, बेग, ऑर्डर, एडवाइस, इन्फॉर्म, इनवाइट। ठीक है, इन्फॉर्म दो बार लिख दिया क्या, चलो कोई नहीं। इन्फॉर्म, इनवाइट, अप्राइज। अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना ही होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखना। ठीक है, रिमाइंड, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, थैंक, विश, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट, फॉरबिड, कॉल, फोन, थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब धमकाना। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं, इनके बाद डायरेक्ट इनका ऑब्जेक्ट लिखना, कोई प्रेपोजिशन मत लिखना। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। रिपोर्ट, प्रपोज, सजेस्ट, अनाउंस, apologize, plead, pray, explain, describe, complain, say, speak, talk, listen, write। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ टू लिखना है। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की तुम्हें मतलब कोशिश करता हूं, अब देखो इन्हें समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वुड रिपोर्ट डैश देम एवरी डे। ठीक है, दूसरा हमने लिखा, ही वुड रिपोर्ट ही वुड रिपोर्ट ऑल मैटर्स इन डिटेल। ठीक है, अब यहां से समझना। देखो, ये रिपोर्ट वर्ब हो गई और ये रिपोर्ट वर्ब हो गई। ठीक है, उसके बाद ये जो देम हमने लिखा है प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो ऑल मैटर्स हमने लिखा ये नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इन डिटेल हाउ का रिप्लाई है एडवर्ब फ्रेज, एवरीडे भी व्हेन का रिप्लाई है एडवर्ब फ्रेज। अब देखो, ये जो रिपोर्ट वर्ब है ना, इसके लिए जब हम देम का यूज करेंगे तो हमें टू प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ेगी। तो अभी एक छोटी सी बात हमें और भी समझनी बाकी रह जाती है कि ऐसा नहीं है कि इन वर्ब्स के बाद मैंने कह दिया तो तुम्हें टू लिखना है तो हमेशा लिखना है। हमेशा नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा ना पेचीदा मामला है, धीरे धीरे हम लोग इसको समझ जाएंगे, कोशिश करते रहेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने रिपोर्ट वर्ब लिखी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा देम, तो गलत हो गया और हमें प्रीपोजिशन टू लिखनी पड़ गई, ही वुड रिपोर्ट टू देम एवरी डे। अच्छा, यहाँ पे हमने रिपोर्ट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा मैटर्स और बिना प्रीपोजिशन के लिखा, और ये सही हो गया। तो ऐसा डिफरेंस क्या है कि वहां पे टू लिखा यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैं बता देता हूँ। एक तो बेसिक डिफरेंस क्या है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, पढ़ा हमने। एक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो व्हाट का रिप्लाई होते हैं, व्हाट का रिप्लाई होती हैं थिंग्स बेसिकली। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हुम का रिप्लाई होते हैं, हुम का रिप्लाई होते हैं पीपल। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक व्हाट का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई। ठीक है, हुम का रिप्लाई थिंग्स होती हैं, व्हाट का रिप्लाई, सॉरी, व्हाट का रिप्लाई थिंग्स होती हैं, हुम का रिप्लाई पीपल होते हैं। ठीक, अब देखो, हमने कहा कि ये वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जितनी लिखी है सारी वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये वो वर्ब्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ना, तो कम्युनिकेट हम करते हैं पीपल से, कम्युनिकेशन पर्सन से होता है, थिंग से नहीं होता। तो ये जो मैं तुम्हें टू यूज करना या नहीं यूज करना बता रहा हूं ना, वो पर्सन के रेस्पेक्ट में है, कि अगर हम इन वर्ब्स के बाद में कोई पर्सन लिखेंगे होम का रिप्लाई, तो बिना प्रेपोजिशन के लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इन वर्ब्स के बाद लिखेंगे अगर टू के साथ लिखेंगे, तो मैं अभी एक्सप्लेन और कर दूंगा, लेकिन अभी समझना ये कि इन वर्ब्स के बाद में और इन वर्ब्स के बाद में जो हम टू यूज करना है या नहीं यूज करना है डिस्कस कर रहे हैं, वो केवल विद रेफरेंस टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ये बात की जा रही है कि अगर हम इन वर्ब्स के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें तो किन वर्ब्स के साथ टू यूज होगा, किन के साथ टू नहीं यूज होगा। ठीक है, तो ये जो देम है ना, ये पर्सन है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमने रिपोर्ट के साथ टू लिख दिया। अच्छा, ऑल मैटर्स जो है वो पर्सन नहीं है, वो व्हाट का रिप्लाई है थिंग है, तो वो रिपोर्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इसी बात को ना एक और एग्जांपल से समझना, देखो मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं। सी, ही सैड, ही सैड डैश नोबडी। ठीक है, और एक हमने डी लिखा सेंटेंस, ही सैड डैश नथिंग।
देखो दोनों ब्लैंक्स फिल करो तो ही सेड डैश नोबडी, ही सेड डैश नथिंग। अब देखो ये नोबडी जो है ना ये पर्सन है, नथिंग जो है ये पर्सन नहीं है, थिंग है। तो हमने कहा कि से वर्ब जो है अगर हम इसको यूज करेंगे पर्सन इसके साथ लिखेंगे तो टू प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा, इनके सबके साथ टू लिखना है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा टू, ही सेड टू नोबडी, और यहाँ कुछ नहीं आएगा, ही सेड नथिंग। तो नथिंग जो है ना वो इन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नोबडी के साथ में हमें टू लिखना पड़ेगा, ही सेड नथिंग एंड ही सेड टू नोबडी। ठीक है, ये हमारा आंसर। खैर अब देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे समझना। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ बेसिक बातें क्या है इतनी देर में जो हमने डिस्कस किया है। एक मिनट, वॉच कैसे टाइम जा रहा है। देखो इतनी देर में हमने ये डिस्कस किया है कि ये सारी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, इनमें से इन वर्ब्स के साथ में हमें टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है, और इन वर्ब्स के साथ में हमें टू प्रेपोजिशन का यूज करना है। लेकिन ये टू का यूज करना है या नहीं करना है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बात बताई जा रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बताई जा रही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं समझाऊंगा तुम्हें, ये अगला चैप्टर हमारा प्रेपोजिशन स्टार्ट होगा तो उसमें ज्यादा डिटेल में समझ जाओगे। तो कुल मिला के अगर हम इन वर्ब्स के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हुम का रिप्लाई कोई पर्सन, तो हमें टू प्रेपोजिशन नहीं लिखनी है। ही टोल्ड मी, आस्क्ड मी, बेग्ड मी, ऑर्डर्ड मी, इनवाइटेड मी, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, थैंक्ड मी, थ्रेटन्ड मी, कॉम्प्लीमेंटेड मी, रिमाइंडेड मी, फोन्ड मी, कॉल्ड मी। ठीक है, इनके बाद लिखेंगे तो हमें प्रीपोजिशन टू लिखनी पड़ेगी। ही रिपोर्टेड टू मी, प्रपोज टू मी, अनाउंस टू मी, प्लीडेड टू मी, एक्सप्लेन टू मी, डिस्क्राइब टू मी, लिसनड टू मी, सेड टू मी, टॉक टू मी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी कि इनके साथ टू लिखना है, इनके साथ टू लिखना है, उनके साथ नहीं लिखना है। और ये टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा वो मैं भी तुम्हें समझाता हूँ, बाकी धीरे धीरे प्रिपरेशन में भी सीख जाओगे। ठीक है, देखो आज कोशिश करते हैं समझने की। देखो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन रोट डैश अ पोएम एवरी वीक। ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा, मोहन wrote his parents every week। अब जैसे हमने दो सेंटेंस लिखे, मोहन रोट डैश अ पोएम एवरी वीक, मोहन रोट डैश हिज पेरेंट्स एवरी वीक। अब देखो जो रोट वर्ब होती है ना, राइट का मतलब लिखना होता है, तो जो हम लिखते हैं वो कोई पोएम होती है, कोई मैसेज होता है, कोई ईमेल होती है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो हम लिखते हैं। ठीक है, पर्सन जो होता है वो हमारे राइट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम पर्सन कभी नहीं लिखते, हम हमेशा लिखते हैं किसी न किसी थिंग को। तो अगर मान लो हम इस सेंटेंस में ना यहाँ पे फुल स्टॉप यूज कर लें, इसके बाद कुछ ना लिखें, केवल इतना लिखें मोहन रोड डैश। ठीक है, और हमें इस डैश को, इस ब्लैंक को फिल करना, तो हमें पता है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए होगा, हुम का नहीं। क्योंकि जो रोट वर्ब है ना, राइट वर्ब का मतलब लिखना होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, पोएम्स हैं, एसेज हैं, मैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हमें रोट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो हम व्हाट का रिप्लाई लिखेंगे, हुम का नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ब है हमारी रोट, राइट वर्ब, ठीक है, ये वर्ब व्हाट के लिए ट्रांसिटिव है। अगर हम इसका व्हाट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना तो ये वर्ब ट्रांसिटिव है, लेकिन चूंकि हुम का रिप्लाई इसे चाहिए नहीं होता तो ये हुम के लिए इंट्रांसिटिव है। तो जब हम इसके बाद कोई थिंग लिखेंगे तो वो थिंग इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगी, जैसे पोएम है ना, ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो हमें किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि हम पर्सन को तो लिखते नहीं है, पर्सन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो राइट वर्ब का बन नहीं सकता, तो उसको इस वर्ब से रिलेट करने के लिए हमें प्रेपोजिशन चाहिए होगी। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्ब्स जो होते हैं ना, ट्रांसिटिव वर्ब्स, वो एक तो मोनो ट्रांसिटिव हो गई, एक डाई ट्रांसिटिव हो गई। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होते हैं जिनके साथ हम किसी पर्सन को या किसी थिंग को दोनों को ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। कुछ ऐसी होती है उनके साथ में केवल एक ही ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, या तो व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई। तो राइट वर्ब जो है ना, बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट हमेशा थिंग्स होती हैं, पर्सन नहीं होते हैं। हम्म, ये इसका आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और देखो, आज समझते हैं इसी बात को। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, थर्ड, द टीचर
explained dash the concept well। ठीक है, दूसरा हमने लिखा the teacher explained dash the students well। अब जैसे हमने ये दो सेंटेंस और लिखे, द टीचर एक्सप्लेन्ड डैश द कॉन्सेप्ट वेल, द टीचर एक्सप्लेन्ड डैश द स्टूडेंट्स वेल। ठीक है, अब देखो मान लो हम यहाँ पे फुल स्टॉप कर दें, मतलब यहाँ पे लाइन खींच दें कि इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना, बस इस ब्लैंक को फिल करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए ना हमें व्हाट या हुम में से किसका रिप्लाई लिखना पड़ेगा, ये हमें सोचना है। जैसे हमने लिखा था टीचर एक्सप्लेन्ड, अब हम इसके बाद क्या लिखें, व्हाट डिड टीचर एक्सप्लेन या हुम डिड टीचर एक्सप्लेन। तो हमें पता है कि अगर कोई भी पर्सन कुछ भी एक्सप्लेन करेगा ना, तो वो कोई ना कोई थिंग होगी, कोई आइडिया होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा। तो हम एक्सप्लेन करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। मान लो मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी कॉन्सेप्ट को, किसी थियरी को, किसी क्वेश्चन को, किसी वर्ड को। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेन वर्ब होती है ना, ये वर्ब भी व्हाट के लिए ट्रांसिटिव होती है, हुम के लिए इंट्रांसिटिव हो जाती है, क्योंकि हुम का रिप्लाई इसे चाहिए नहीं होता, तो हुम के लिए वर्ब इंट्रांसिटिव हो जाती है। अब होता क्या है, अगर हम इस वर्ब के बाद में व्हाट का रिप्लाई लिखें, जैसे हमने कॉन्सेप्ट लिखा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नो प्रिपोजिशन इज रिक्वायर्ड, द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट वेल। लेकिन चूंकि पर्सन जो होते हैं हुम का रिप्लाई वो इस वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो नहीं सकते, तो उनको जब हम इस वर्ब के साथ रिलेट करेंगे तो प्रिपोजिशन चाहिए होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे टू, द टीचर एक्सप्लेन्ड टू द कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स वेल। आई बात समझ में? चलो अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे और लिखता हूँ, फिफ्थ, मोहन रोट सोहन। बताओ ये सेंटेंस है या गलत? मोहन रोट सोहन। अब पता है ये गलत है, अभी अभी तो खैर गलत है, लेकिन मान लो अगर मैं सोहन पे यहाँ पे एक ये मार्क यूज कर लूं, सिंगल मार्क्स यूज कर लूं सोहन, तो ये सोहन ना वर्ड बन जाएगा और फिर ये सेंटेंस हो जाएगा। अब ये क्यों सही हो गया, इसको भी देखो मैं समझा देता हूं। मान लो ये कोई पेज है, ये कोई पेज है, और इस पेज पे किसी पर्सन ने सोहन लिख दिया, तो अब हम सोहन को पर्सन नहीं मानेंगे ना, अब तो थिंग मान लेंगे। भाई मान लो जैसे पेज के ऊपर कोई पोएम लिखी हुई है, या पेज के ऊपर कोई ऐसे लिखा हुआ है, तो नॉन लिविंग थिंग है। उसी तरीके से पेज के ऊपर एक अगर वर्ड लिखा हुआ है सोहन, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर हम ऐसे लिख दें मोहन रोड सोहन, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि उस केस में हम सोहन को पर्सन नहीं एक वर्ड कंसीडर करेंगे कि सोहन इज अ वर्ड। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। लोग नहीं होते नाम लिख देते हैं, पहले पुराने जमाने में लोग क्या क्या करते थे, दीवार पे नाम लिख दिया, कहीं कोई दीवार वगैरह पुरानी बिल्डिंग है जहां लोग कम रहते आते जाते हैं, तो वहां पे नाम लिखा है बिल्डिंग पे किसी का, ठीक है, या कुछ नहीं तो कहीं पेड़ वगैरह पे भी लोग नाम लिख देते थे। जनरली वो यूकेलिप्टस का पेड़ होता था, उस पे तो लोग जरूरी लिखते थे। ठीक है, तो जैसे पेड़ के ऊपर किसी के नाम लिख दिया, दीवार पे लिख दिया, छत पे लिख दिया, ठीक है, बुक्स वगैरह पे तो अक्सर ही लिख लेते थे लोग नाम। ठीक है, फिर पता चला समय बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, फिर लोगों ने अपनी छाती पे नाम लिख दिया, मुंह पे नाम लिख लिया, हाथ पैर में, मतलब टैटू वैटू नहीं वो करवा लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है आदमी नाम लिख लेता है, तो मान लो किसी ने कहीं पे सोहन नाम लिखा, तो हम सोहन को फिर पर्सन नहीं कंसीडर करेंगे ना, फिर तो हम उसको एक नेम एक वर्ड ट्रीट करेंगे, तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और लिख सकते हैं हम उसको ऐसे। ठीक है, तो जो हमने लिखा ना मोहन रोड सोहन, ये सही है। ठीक है, तो अगर हम सोहन को एक वर्ड एक नेम कंसीडर कर लेंगे तो वो राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन पर्सन कंसीडर करोगे तब नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चल, तो इन वर्ब्स का ध्यान देना, ये कॉमन एरर्स में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में और नरेशन में तो खैर इनका बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो इनका सबका ध्यान रखना कि इनके साथ अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो तो टू लिख देना। जैसे हमने लिखा था ना शी प्रेड टू गॉड, तो हमने लिखा था प्रेड टू गॉड, प्रेड गॉड नहीं लिखा था। ठीक है, हाँ, मेरी टी साइड पे नाम थोड़ी लिखा ही है,
ये तो डार्क रनर पता नहीं क्या कंपनी वाले ने लिख दिया। हाँ ऐसे ही मान लो ऐसे ही मान लो बच्चे। ठीक है। तो ये वर्ब्स रिवाइज कर लेना एक दो बार अपने आप, बाकी हालांकि प्रेपोजिशन में भी हम इन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन तब भी अपना ध्यान रखना। चलो, तो ये था आपका नरेशन चैप्टर। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, काम के ध्यान से सुनना। वॉइस चैप्टर हमने पहले कवर कंप्लीट कर लिया था, नरेशन आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो वॉइस और नरेशन का, वैसे तो हमारे पास एक वीडियो है, हमने पिछली क्लास में ना वॉइस और नरेशन का असाइनमेंट डिस्कस किया था, उसका वीडियो है, तो हम वीडियो अपलोड करवा देंगे पक्का। ठीक है, लेकिन कल जो हमारी क्लास होती है एनकॉम प्रैक्टिस, तो में से मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने एनकॉम प्रैक्टिस ज्वाइन कर रखा होगा। तो इसी एप्लीकेशन पे जो तुम्हारा बैच है ना एनकॉम प्रैक्टिस, उस एनकॉम प्रैक्टिस पे कल मैं एक क्लास शेड्यूल करूंगा 9 बजे से या पौने 9 बजे से, वो देख लेना। 9 बजे से मान लेते हैं 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो उसमें हम लाइव डिस्कशन करेंगे वॉइस और नरेशन के असाइनमेंट का। तो जो वॉइस और नरेशन का आपका असाइनमेंट है, ठीक है, वो वॉइस और नरेशन के असाइनमेंट का अगर आप चाहो तो हम वीडियो, तो देखो हम अपलोड करवाएंगे आपके बैच में। ठीक है, वॉइस नरेशन का हम वीडियो तो अपलोड करवा ही देंगे, असाइनमेंट डिस्कशन का वो जब चाहे तुम अपना देख लेना। लेकिन अगर लाइव डिस्कशन अटेंड करना चाहते हो उसी असाइनमेंट का, ठीक है, तो आप लाइव असाइनमेंट कल, मतलब कल अटेंड कर सकते हो इस पे। एनकॉम प्रैक्टिस जो बैच है आपका एप्लीकेशन पे, उस पे कल हम एक क्लास लगाएंगे। ट्यूसडे और थर्सडे की उसमें प्रैक्टिस क्लास होती है ना, तो कल थर्सडे, कल हम उसमें क्लास एक शाम को शेड्यूल करेंगे 9 PM टू 10:30 PM। और इस क्लास में हम वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस को मतलब डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे जल्दी जल्दी से हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, उनको करने में हमें अपना ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उनको कैसे करना है, अगर लाइव में ऐसा देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उस क्लास को अपना कर लेना। 9 से 10:30 तक होगी, उसमें लाइव में अटेंड करना। ठीक है, और वीडियो तो मैं अपलोड करवा ही दूंगा, दुरानी सर से आज कह दूंगा तो वो आपका वीडियो तो अपलोड कर ही देंगे। ठीक है, तो वॉइस और नरेशन का अपना वहां से देख लेना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक दूसरी चीज बता देता हूं। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रेपोजिशन। तो आपका जो रेगुलर बैच टाइम है ना 7 to 8:30, कल के टाइम में हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारा लास्ट टॉपिक ही प्रेपोजिशन बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम कल से प्रेपोजिशन स्टार्ट कर देंगे और अगले हफ्ते तक अब प्रेपोजिशन ही चलेगा। ठीक है, प्रेपोजिशन की मतलब 6-7 क्लासें मुझे लगता होंगी, तो नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली हम उसको कंप्लीट कर देंगे, कल से स्टार्ट करेंगे तो कल से आपकी क्लास प्रेपोजिशन की स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर बैच में। कल एनकॉम प्रैक्टिस बैच में एक क्लास होगी 9 से 10:30, उसमें हम वॉइस और नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि प्रैक्टिस का मैं वीडियो भी अपलोड आपके बैच में करवा दूंगा, उसको भी अपना देख लेना। ठीक है, नहीं मंडे से नहीं कराऊंगा बेटा, वी हैव गॉट 2 days इन दिस वीक, अभी हमारे पास इस हफ्ते में 2 दिन है, कल है थर्सडे, परसों है फ्राइडे। ठीक है, तो हम प्रेपोजिशन स्टार्ट कर लेंगे। अब फिर जो हम कल और परसों पढ़ाएंगे ना, उसको रिवाइज करने के लिए तुम्हें 2 दिन मिल जाएंगे, सैटरडे संडे। फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम प्रेपोजिशन को कंप्लीट कर लेंगे। अब मंडे से अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर वो उसके नेक्स्ट वीक में चला जाएगा, और फिर हम 2 दिन छुट्टियों में करेंगे क्या भाई। वोकैब के लिए और प्रैक्टिस के लिए एनकॉम प्रैक्टिस बैच तो है ही, वोकैब और प्रैक्टिस और कॉम्प्रिहेंशन तो उस एनकॉम प्रैक्टिस बैच से तुम्हें करना है, तो फिर हम 2 दिन करेंगे क्या छुट्टी में। ठीक है, तो कल ही से स्टार्ट कर देंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, हाँ वो वाला जो नहीं चल रहा है नरेशन का, वो भी बेचा अपलोड करवा दूंगा, आज ही मैं कहूंगा अभी दुरानी सर से। आगे की स्ट्रेटजी बताता हूँ बच्चे। हम्म, एडिशन टू स्टेटमेंट 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है बच्चे, किसी दिन पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ वैसे वो तुमने शायद ध्यान दिया नहीं होगा, नहीं तो वो उसमें क्वेश्चन टैग वाले कॉन्सेप्ट्स में है, इंक्लूडेड है क्वेश्चन टैग वाले में। ठीक है, इन्वर्जन वाले में भी है। ठीक है, तो चलो, इतनी बातें बस तुम्हें बतानी थी। अब तुम लोग अपना नरेशन का और, ठीक है, हाँ इडियम फ्रेजेस का असाइनमेंट असल में अपलोड करना है, वो मैं असाइनमेंट का पीडीएफ में कन्वर्ट करके आज ही कर दूंगा। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है ना अपना आशिक इंग्लिश, उसमें अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, वो जो तुम्हारा बैच है ना एनकॉम प्रैक्टिस, उसको ज्वाइन करके रखना। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लेना। वो ट्यूसडे थर्सडे उसकी क्लासेज अब मैं रेगुलर कर दूंगा, रेगुलरली उसकी ट्यूसडे थर्सडे को क्लास हुआ ही करेंगी, तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। मान लो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लाइव लेक्चर्स वाला, ठीक है, तो वो कैब की प्रैक्टिस है, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस है,
ग्रामर की प्रैक्टिस है, तो उससे तुम्हें लगातार फायदा होता रहेगा। जो तुम क्लास में पढ़ते हो ना वो रिवीजन भी होता रहेगा, वहाँ क्वेश्चंस के थ्रू नया नया सीखने को जानने को भी मिलता रहेगा। ठीक है, हाँ। नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे से नहीं करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। मुझे ये 2 दिन यूटिलाइज करने बच्चे। ठीक है। डाउट क्लास रख लेंगे सैटरडे को बच्चे। डाउट क्लास नहीं रखा करें, एक बच्चा कह रहा है रखो ही मत, चलो अच्छा नहीं रखेंगे। तो ठीक है, मुझे लग रहा है जितनी बातें मुझे तुम्हें बतानी थी मैं उतनी बता चुका हूँ। अब तुम लोग भी निकलो, अपना घर बार जाओ। ठीक है, और मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, आज जल्दी फ्री होगा थोड़ा सा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।